हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर लेट्स लर्न टुगेदर। हम अपने यूट्यूब चैनल पे दो सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें से पहली सीरीज़ है यूपीएससी प्री के पॉलिटी के क्वेश्चन फ्रॉम 2011 टू 2020। वहीं दूसरी सीरीज़ में यूपीएससी प्री के सी सेट के अपने मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन, जहां हम अल्टरनेट डेज पे एक दिन पॉलिटी और एक दिन सी सेट के क्वेश्चंस डालते हैं। पर डे के नियरली 10 क्वेश्चन होते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए या हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन। आज हम करेंगे पॉलिटी का सेशन। आज का सेशन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। मतलब पिछले सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स रीड। इन इंडिया, legal service authorities provide free legal services to which of the following types of citizens? First statement is person with annual income less than 1 lakh. Second is transgender with annual income less than 2 lakh. Third is member of OBC, means other backward classes, with annual income less than 3 lakh. And fourth is all senior citizens. And our options are 1 2 only, 3 4 only, 2 3 only and 1 4 only. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसमें से हम क्या एलिमिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा फोर्थ है ऑप्शन है विच इज़ ऑल सीनियर सिटीजन, क्या एक जनरल लॉजिक से हम चेक करें तो क्या सारे सीनियर सिटीजन को फ्री लीगल एड मिलती है, उनकी क्या इनकम पे डिपेंड नहीं करता। इस चीज़ से हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ऑल जो वर्ड है एक एक्सट्रीम वर्ड है और सीनियर सिटीजन को कितनी मिलनी चाहिए और किस बेसिस पे मिलनी चाहिए, वो उसका काम करने का जो प्रोसीजर है वो स्टेट डिसाइड करता है। दैट्स वाई द फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग। तो हम जिसमें से भी फोर्थ स्टेटमेंट को हम हटा देते हैं तो हमारा ऑप्शन बी हट जाता है और ऑप्शन डी हट जाता है। दो ऑप्शन हमारे चले गए, अब बाकी के रह गए 3 ऑप्शंस। हम 3 में से हमें अगर किसी का ना भी पता हो, लेट सपोज ट्रांसजेंडर के बारे में हमें नहीं पता कि कितना उनकी लेस देन उनकी मिनिमम इनकम होनी चाहिए टू गेट फ्री लीगल एड, या फिर हमें ओबीसीज के बारे में नहीं पता कि उनका कितना होना चाहिए ताकि वो अपना फ्री लीगल एड ले सकें। लेकिन हम एक जनरल गेस कर सकते हैं कि पर्सन विथ एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख, यानी कि जिसका एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, क्या उसको फ्री लीगल एड नहीं मिलनी चाहिए? ऑब्वियसली उनको मिलनी चाहिए। तो इस हिसाब से हम फर्स्ट ऑप्शन को अगर आंसर में चाहिए हमें, तो बाकी जो ए और सी हैं उसमें 1 कहाँ मौजूद है, तो वो सिर्फ ए में ऑप्शन में है। सो आवर आंसर बिकम्स ए 1 and 2 ओनली। अब बाकी चलिए हम चेक करते हैं कि किस किस में हमें मिलता है लीगल एड। तो एज पर द लीगल सिक्योरिटी अथॉरिटी, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, किन किन को मिलते हैं फ्री लीगल एड? अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड होता है। अ विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग और बैगर्स, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 के अनुसार। और तीसरा, अ वुमन, चाहे उसकी इनकम कितनी भी हो या उसका फाइनेंशियल स्टेटस कोई भी हो, वो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड होती है। चाइल्ड्स, बेसिकली चाइल्ड अप टू एज ऑफ 18, जिसमें हम कहते हैं कि जब तक वो माइनर हैं तो उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाती है, लेकिन जैसे ही वो 18 प्लस होते हैं तो उनका फ्री लीगल एड एज पर देयर स्टेटस डिफाइन किया जाता है। उसके बाद एक और कैटेगरी है अ मेंटली इल और अदरवाइज डिफरेंशियली एबल्ड पीपल, उनके लिए भी फ्री लीगल एड मौजूद है। और चेक करते हैं, जैसे कुछ केसेस हो जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए बाढ़ आ गया, डिज़ास्टर आ गया, कोई एथनिक वायलेंस हो गया या अर्थक्वेक, ड्रॉट, कुछ भी आया, उन केसेस में और इंडस्ट्रियल वर्कमैन को कुछ भी इश्यू होता है तो उनके लिए भी फ्री लीगल एड का प्रोविजन मौजूद है। एंड ऑल्सो अ पर्सन इन रिसीव of annual income less than the amount mentioned in the following schedule, other than any other higher amount
as may be prescribed by the state government. If the case is before a court, if the case is before the court other than the Supreme Court, it should be less than 5 lakh. And if the case is before Supreme Court, ये डिफाइन किया जाता है. इनकम सीलिंग किससे डिफाइन की जाती है? इट्स अंडर सेक्शन 12H ऑफ द एक्ट. सीनियर सिटीजन्स के बारे में मैंने आपको जैसे बताया कि इनकी जो एलिजिबिलिटी ऑफ फ्री लीगल एड है ये डिपेंड करती है कि किस रिस्पेक्टिव स्टेट की बात चल रही है और वहीं के गवर्नमेंट के हिसाब से उनका फ्री लीगल एड मिलना है नहीं मिलना है वो डिसाइड होता है. एंड अदर देन दैट हमने पहला ऑप्शन देख लिया था, लो इनकम विच इज एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख, एंड ट्रांसजेंडर्स का स्पेशली दिल्ली में एनुअल इनकम लेस देन 2 लाख. सो हम अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. ये क्वेश्चन आपको कई बार आ चुका है प्रीवियस 10 ईयर्स में. आपको अलग अलग फॉर्म में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है. तो क्वेश्चन इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ, इनमें से कौन सा है? तो इसका स्पेसिफिक, मैंने जब इन ऑप्शंस को देखा तो इसमें एज अ स्पेसिफिक आंसर मौजूद नहीं है, बट हमें इसमें से चेक करना है कि मोर एक्यूरेट कौन सा है. तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट. पहला ऑप्शन चेक करते हैं कि क्या सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी प्रेजेंट होती है गवर्नमेंट में. इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि कितनी सीट्स मिली हैं उस हिसाब से, और मान लीजिए कई नेशनल पार्टीज लड़ रही हैं, उनमें से किसी एक पार्टी को बिल्कुल भी सीट नहीं मिली, मेजॉरिटी नहीं मिली कहीं भी, तो क्या उनका रिप्रेजेंटेशन होगा हमारे इसके अंदर लोकसभा या हमारे पार्लियामेंट में? नहीं होगा. तो इट डजंट मीन्स, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्लियामेंट में हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर मौजूद होने चाहिए. सेकेंड ऑप्शन को अभी रखते हैं. द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट. मोर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये एक आंसर हो सकता है फॉर अ पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का. नेक्स्ट को मूव ऑन करते हैं. द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम. पार्लियामेंट्री में गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बट ओनली इन द केस ऑफ लोकसभा, बट द राज्यसभा दे आर इलेक्टेड बाय their other members, they are indirectly elected. Even the president, which is indirectly elected. तो और remove by the people, ऐसा अभी हमारे देश में नहीं आया है. सो सी ऑप्शन रॉन्ग होगा. लास्ट ऑप्शन है द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट. मीन्स कि पार्लियामेंट चूज करती है गवर्नमेंट को, ये इलेक्टेड नहीं होता है, बट can not be removed by it before completion of term. ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. फिर हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन और कट मोशन, ये सब जो हमारे मोशंस हैं, और इस बेसिकली उत्तरदायित्व है जो हमारे एग्जीक्यूटिव का उत्तरदायित्व है पार्लियामेंट में, वो तो रहेगा ही नहीं. सो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें, इसके हिसाब से सबसे सही आंसर जो होगा वो होगा आंसर बी. द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट. बट अगर हम मोर स्पेसिफिक जाएं तो इट्स नॉट द पार्लियामेंट, इट्स द लोकसभा एंड इट इज ओनली रिमूव्ड बाय द लोकसभा. चलिए हम इसके बाकी और क्वेश्चंस देखते हैं, पार्लियामेंट बाकी के फीचर्स देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के. दूसरा फीचर है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव. नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हमारा कौन होगा? प्रेसिडेंट. रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर. ओके. सेकंड, मेजॉरिटी पार्टी रूल. हमें देखा ही है कि जिसके भी सीट्स ज़्यादा होंगी वही हमारी पार्टी गवर्नमेंट में होगी और वही रूल करेगी. एंड दिस इज द थर्ड ऑप्शन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही से कई बार क्वेश्चन आया है. और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटर. जो एग्जीक्यूटिव है हमारा, मीन्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर है एज वेल एज द प्रेसिडेंट, ये इनका जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेजिस्लेचर यानी कि बेसिकली पार्लियामेंट पे है, नॉट द काउंसिल, इट्स द लेजिस्लेचर. मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेटर, ये भी इसमें गिवन है. एंड लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर इन द केस ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर इन द केस ऑफ सेंटर. एंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, हमने वही पढ़ा था. जैसे उसमें क्या कहा कि अगर फोर्थ ऑप्शन क्या था कि फिक्स कर दिया तो हमारा ये नहीं होगा, दोबारा हम उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन डिसोल्यूशन का हमारे पास है जिसमें लोकसभा या फिर अपने स्टेट की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं. ओके.
सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ इंडियन वेलफेयर स्टेट। अगर हम वेलफेयर स्टेट की बात करें तो बेसिकली किस में मौजूद है? क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं या फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, प्रीएम्बल में है या 7th शेड्यूल? 7th शेड्यूल किस चीज़ के लिए है आप खुद बताइए। 7th शेड्यूल बेसिकली ये आपकी पार्टीशन करता है, आपके जो लिस्ट हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट की बात करता है कौन? 7th शेड्यूल। प्रीएम्बल में हमारी सारी चीज़ें मौजूद हैं। वेलफेयर स्टेट की बात कही गई है, लेकिन जो मोर फोकस होता है वेलफेयर स्टेट का वो होता है सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, और वो किससे प्रोवाइड किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ डीपीएसपी। सो अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर इज ए, डीपीएसपी। द वेलफेयर स्टेट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट वेयर द स्टेट प्लेज अ key important role in the protection as well as the promotion of the economic and social well-being of the citizen. It's based on the principle of equality of opportunity, equitable distribution of wealth, and public responsibility for those unable to avail themselves of minimal provisions of good life. So, directive principle is embodied the concept of welfare state. तो हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो वेलफेयर स्टेट को प्रोवाइड करता है। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ हम बात करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। इसमें पहले बार बोल रहा है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है इन द टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट एंड डेमोक्रेसी। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है वो थ्रू द सुप्रीम कोर्ट आया है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है दैट बिकम रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड जुडिशियल रिव्यू टू द सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड। जैसे पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाता है उस पे उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट, उन दोनों के पास उनकी चेक करने की परमिशन है, ग्रांटेड है। और ये हमारा किस आर्टिकल के अंतर्गत है? ये हमारा आर्टिकल 13 के अंतर्गत है जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर मौजूद है। तो इसके थ्रू हमें जुडिशियल रिव्यू के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन देता है। लेकिन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल रिव्यू इसका कंप्लीटली डिफाइन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन इट्स प्रोवाइड, यहाँ इसने डिफाइन की बात नहीं की है, लेकिन ये प्रोवाइड करता है थ्रू आर्टिकल 13 कि सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट चेक करता है हमारा कि कोई भी कानून बनता है चाहे वो स्टेट बनाए या सेंटर, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करता है। तो अगर वैलिडिटी नहीं है तो उसको नल एंड वॉइड भी कर सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू हमें आर्टिकल 13 प्रोवाइड करता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, 2 ओनली। तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक्स्ट्रा। तो बेसिकली जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर की बात चली थी वो केशवानंद भारती केस से स्टार्ट हुई थी, जो कि और उसके अनुसार ये सारी चीज़ें जैसे फीचर्स क्या क्या दिए थे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सेकुलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द एसेंस ऑफ फंडामेंटल राइट इन पार्ट 3, सोवेरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्ट्रक्चर, और ये सारे क्या बने हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। और ये हमारे वायलेशन के लिए, अगर मान लो कि हमारा फंडामेंटल राइट कोई वायलेट होता है तो इसके लिए हमने पढ़ाई था आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टली रिट्स प्रोवाइड करता है। सिमिलरली इन द केस ऑफ हाई कोर्ट इट्स आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट रिट्स प्रोवाइड करेगा और आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट रिट्स प्रोवाइड करेगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट था कि आर्टिकल 13 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है एक कंसर्न लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और उसके बाद वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, नॉन ऑपरेशनल हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट पैराग्राफ में हम चेक देख सकते हैं कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन डायरेक्टली रिटर्न नहीं है, लेकिन
जो हमारे फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 13, उसके थ्रू ये डायरेक्ट प्रोवाइड होता है. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीइज्म एंड मार्क्सिज्म. तो इन दोनों में क्या है? ऑप्शंस आर द फाइनल गोल ऑफ अ स्टेटलेस सोसाइटी, सेकंड इज अ क्लास स्ट्रगल, थर्ड इज एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड फोर्थ इज इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म. तो बेसिकली जब गांधीइज्म की बात करें चाहे मार्क्सिज्म की बात करें तो वो एक तरफ से स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं. स्टेटलेस सोसाइटी का मतलब ये नहीं है कि वहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, बट स्टेटलेस सोसाइटी का है कि वहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ इक्वल होगा. इसलिए और देखिए जिसमें इसमें फाइनल एम बोथ इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी. वहाँ हमें किसी भी तरह का क्लास यानी कि डिस्क्रिमिनेशन कहीं नहीं मिलेगा. भले ही मार्क्सिज्म में वायलेंस एज अ मेथड यूज किया गया और गांधी जी की बात करें तो वो क्या करते हैं? अहिंसा परमो धर्म, यानी कि नॉन वायलेंस मीन्स. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी. अब इस क्वेश्चन मतलब ऑप्शंस को पढ़ने से पहले हमें क्या पता है ब्यूरोक्रेसी किस चीज़ का पार्ट है? ब्यूरोक्रेसी स्पेशली एग्जीक्यूटिव का पार्ट है. तो एग्जीक्यूटिव का मेन काम क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ और पब्लिक पॉलिसी. तो चलिए हम ऑप्शंस चेक करते हैं. एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, नहीं ये नहीं है. एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर मतलब इससे तो कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, तो उतना कोई मैटर नहीं करता ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड. और थर्ड इज एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का कहीं भी लेना देना नहीं है. एंड लास्ट डी एन एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी और वी कैन से एक्ट. सो आवर आंसर इज डी, एन एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी. ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज. यहां पर हम बात करेंगे प्रीएम्बल के बारे में. पहला है ऑप्शन अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट. पहला देखने में बहुत सही लगता है कि हाँ पार्ट तो है लेकिन इसका लीगल इफेक्ट नहीं क्योंकि ये एनफोर्सेबल नहीं है, तो हमें पहला देखने में सही लगता है. लेकिन ध्यान रखें नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेटमेंट्स को भी पढ़ ले. नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो पहले ही गलत हो गया, तो सो रॉन्ग. अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज सेम लीगल इफेक्ट एज द एनी अदर पार्ट. तो हमें तो ये तो पता ही है भाई ये एनफोर्सबल तो है नहीं, तो सेम लीगल इफेक्ट कैसे हो सकता था? ये रॉन्ग. तो हमारा बी और सी तो चला गया. लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट ऑप्शन देखते हैं. अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट. मीन्स इसका लीगल इफेक्ट तो होगा लेकिन इंडिपेंडेंटली नहीं होगा. ठीक है, एनफोर्सेबल नहीं है लेकिन इसके थ्रू हम फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी के थ्रू हम उसको लीगल इफेक्ट दे सकते हैं. सो आवर आंसर इज नॉट ए, इट्स डी, कि एक पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लीगल इफेक्ट नहीं है लेकिन ये इंडिपेंडेंट है. नॉट मतलब जो हमारा जो लीगल इफेक्ट है वो तभी प्रोवाइड होगा जब ये फंडामेंटल राइट के थ्रू वर्क करेगा, तब ये लीगली है, अदरवाइज ये लीगल नहीं है. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 बात करता है प्रोविजंस कंटेन्ड इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज डीपीएसपीज. डीपीएसपीज के बारे में हमें पता है दे आर नॉन एनफोर्सेबल इन द कोर्ट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट दे शैल बी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. दे शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, it's a right statement. And the third is the principle laid down in this part are to influence the making of laws by the state. तो यही तो डीपीएसपी का हमारा मेनली पर्पस था कि जो हमारा स्टेट है चाहे गवर्नमेंट है वो ये डीपीएसपी हमारी गाइडलाइंस है और इन गाइडलाइंस के थ्रू हमें वो एक लॉज बनाएगा ताकि किसी का भी राइट्स को वायलेट ना हो. सो आवर आंसर इज डी, 2 and 3. Okay, next question is it's about the question is about the membership in the legislature. So
Let's start with the question. Statement 1. According to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in a state for 6 months and even if he is not a member of legislature of the state. So हमारे देश में सबसे पहला वोट देने का अधिकार कब किस एज में है? एज ऑफ 18. तो एज ऑफ 18 में हम ग्राम सभा का एज अ मेंबर हो सकते हैं, लेकिन किसी भी स्टेट के लेजिस्लेचर के लिए हम अलाउड नहीं है. उसके लिए मिनिमम एज हमें डिसाइडेड है विच इज़ 25. और वैसे भी वो हम एज अ क्वालिफिकेशन देखते हैं. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इस चीज़ को कोई प्रोविजंस प्रोवाइड नहीं किए. सेकंड देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस and sentenced to imprison for 5 years is permanently disqualified for contesting an election even after the release of the prison. और ये केस तब हुआ था, हमें पता, आप लोग भी जानते होंगे कि जब भी हमें इस एक्ट के थ्रू हमें बताया गया कि जो भी बंदा क्रिमिनल ऑफेंस में पकड़ा जाता है तो सबसे पहले तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, उसके बाद उसकी मेंबरशिप से डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है और उसके बाद उसको जब तक वो जेल के टर्म में है तो वो कॉन्टेस्ट नहीं लड़ सकता है. और उसके बाद भी उसको जेल की टर्म कंप्लीट होने के बाद भी उसे 6 साल वेट करना पड़ेगा, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं. फॉर द पीरियड ऑफ 6 ईयर आफ्टर द रिलीज फ्रॉम द जेल. सो आंसर इज नाइदर 1 nor 2. आंसर इज डी. सो हम कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन एलिजिबिलिटी एज अ कंडीशन टू बी मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट. मेनली मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं किया, लेकिन नॉर्मली मिनिस्टर बनने के लिए यू हैव टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया. सेकंड, यू हैव टू ही शुड बी अबव 25 साल के ऊपर की आपकी एज होनी चाहिए और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप नहीं ओन करने चाहिए. इसके अलावा लोकसभा के लिए आपका 25 है और राज्यसभा के लिए आपकी जो है वो 35 है. ओके, सॉरी नॉट 35, इट्स 35 फॉर द प्रेसिडेंट. और अगर आप इलेक्ट होते हैं, मान लीजिए कि आपको मिनिस्टर बना दिया जाता है, लेकिन आप उस लेजिस्लेचर या राज्यसभा या लोकसभा के पार्ट नहीं हैं, आप उसके मेंबर नहीं हैं, तो आपको 6 महीने का टाइम मिलता है उसकी मेंबरशिप लेने का. ठीक है. और हमने सेक्शन 8 के थ्रू बताया ही दिया है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, देन प्रेसिडेंट का टाइम पूरा, उसके बाद भी 6 साल तक वो कॉन्टेस्ट नहीं लड़ सकते. आफ्टर दैट दे कैन. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है. ये है हमारे प्रेसिडेंट एंड एज वेल एज द जॉइंट सेशन के बारे में, मेनली द सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में. तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही और शी थिंक्स इट. तो प्रेसिडेंट तो कहीं भी हमें, अगर उसको जहां भी सही लगता है तो प्रेसिडेंट वहां पर जॉइंट सेशन बुलवा सकता है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. सेकंड स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर 3 सेशन इन द ऑफ द पार्लियामेंट बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशन. अभी हम लोग जो नॉर्मली देखते हैं कन्वेंशन के थ्रू कि जो 3 सेशन क्या चलते हैं, बजट सेशन, फिर अपना ये क्या नाम है ऑटम, और तीसरा विंटर सेशन, ये 3 सेशन चलते हैं. लेकिन क्या ये नेसेसरी है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से? सो इसको हम एक्सप्लेनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि पार्लियामेंट की जो भी सेशन चल रहा है उसकी लास्ट मीटिंग वो कभी भी होगी. कोई भी एक डेट मान लेते हैं, उसकी लास्ट मीटिंग जिस डेट है और उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है उसकी जो फर्स्ट मीटिंग है उसके बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए. मतलब गैप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम जो गैप होगा उसके बीच 6 मंथ का होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. तो एटलीस्ट हमें कितना, दो कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, एटलीस्ट कितने 2 बार तो 2 सेशन तो होंगे ही होंगे. तो ये मैंडेटरी नहीं है कि 3 सेशन है तो प्रोवाइड नहीं करता. तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं. देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट. हमने अभी बात की कि बस 6 महीने का गैप होना चाहिए, उसमें आप 1 दिन मिलो चाहे 2 दिन मिलो, पर
इन दो मीटिंग के बीच 6 महीने मैक्सिमम गैप हो सकता है। आप उसके नंबर ऑफ डेज कितने भी रख सकते हैं, तो उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ डेज गिवन नहीं है। तो थर्ड इज राइट। सो आवर ऑप्शन इज 1 and 3। पहला हमारा राइट था, थर्ड हमारा राइट है, तो आंसर इज सी 1 and 3। ठीक है। सो आज का सेशन हम लोग यहीं खत्म करते हैं। ये हमारा सेकंड सेशन था। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में।